बड़ी ये क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 है। और इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा है, तो आप इसको देखने से पहले फर्स्ट वीडियो भी अच्छे से देखें। और इसी चैप्टर में हमारे बीच में एक एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है सेल्स के रूप में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्टोमेटा बनाती हैं या स्टोमेटा के आसपास मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर हमें सेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि सेल क्या होती हैं। तो इसको पढ़ते हैं अपन। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हम जानते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे घर होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, वह सभी किससे बनते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंटें, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरह से जो बॉडीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। टाइनी यूनिट्स यानी सूक्ष्म इकाइयाँ, उनको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर सेल की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि bodies of living organisms are made of tiny units that are called cells. Then cells can be seen only under the microscope. और यह बहुत छोटी होती हैं, वो इतनी छोटी होती हैं कि हम इनको नग्न आँखों से, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र का यूज करना पड़ता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है ना। तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी सेल्स दिखाई गई हैं, तो ये जो बाउंड्री है इसकी ब्लैक कलर में दिखाई गई है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो अधिकांश सेल्स होती हैं या सभी सेल्स होती हैं लगभग, उनमें क्या पाया जाता है? एक डिस्टिंक्ट, एक स्पष्ट, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट, सेंट्रली लोकेटेड केंद्र में स्थित, स्फेरिकल मतलब गोलाकार संरचना वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है? देखिए यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल। वो सेल के अंदर पाया जाता है। जो बीच में गोल गोल चीज़ दिखा रखी है, ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और कोशिका के अंदर जो फ्लूइड लाइक एक द्रव्य भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आगे की कक्षाओं में हम सेल के बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल आप इतना ही जानिए कि हमारी बॉडी जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर बनी होती है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन हम वापस नीचे चलते हैं। सेल्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की फर्स्ट वीडियो में, हमने जहाँ क्लोज किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं? अपना भोजन अपनी बॉडी में ही प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या पृथ्वी पर लाइफ होती? क्या आप पृथ्वी पर लाइफ की कल्पना कर सकते हो? इमेजिन करना मतलब कल्पना करना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। हमें पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो यदि फोटोसिंथेसिस ना होता तो कोई भोजन, पृथ्वी पर कोई भोजन नहीं होता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड मेड बाय प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। बिसाइड मतलब इसके अतिरिक्त, तो इसके अलावा, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग, सर्वाइवल का अर्थ होता है जीवित रहना या जिंदा रहना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग कब तक है? जब तक वो सर्वाइव कर रहा है ना, जीवित है।
तब तक ही वो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इनका जो जीवन यापन है, जीवित रहना है, वो किस पर डिपेंड है? ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान उत्पन्न या प्रोड्यूस किए गए भोजन पर ही निर्भर करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। और फोटोसिंथेसिस के अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में लाइफ, जीवन पृथ्वी पर असंभव है। इम्पॉसिबल यानी असंभव है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा है, हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट पौधे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? अपनी पत्तियों में बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के बनाते हैं? तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही भोजन या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना। और उसको बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल होती है पत्तियों में, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? लीव्स ऑफ सेल्स ऑफ लीव्स, ये पत्तियों की सेल्स में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल कब काम करता है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। इसके लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो हम इस प्रोसेस को इस इक्वेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी गई है, आप इसको नोट करें, अच्छे से याद करें, क्योंकि हायर क्लासेस तक आपको इसमें और भी काफ़ी नॉलेज देखने को मिलेगी। तो आपको ये रिएक्शन अभी से याद कर लेनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। उसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए? हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, CO2 एंड वाटर। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट तो हमें सन से मिल ही रहा है, ठीक है। सनलाइट कहाँ से मिल रहा है? सन से। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? हमारे पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है। तो इन 4 चीज़ों की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि हमारे रॉ मटेरियल हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल हमारे इन्वायरमेंट में या पौधे के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में सब जानते हैं। ऑक्सीजन जो है हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, और उसी के द्वारा हम जो भी भोजन करते हैं उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है और उससे एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। लाइट एनर्जी है ना। लाइट एनर्जी पौधे की पत्तियों पर गिरती है। पत्ती में हमारे क्लोरोफिल होता है ना। CO2 हमारे इन्वायरमेंट में है ही सही। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में होती है। वाटर और मिनरल्स जड़ों से पौधा अवशोषित करता है, वो भी लीफ में जाता है। और पत्ती में हमारे कार्बोहाइड्रेट बनता है, साथ में ऑक्सीजन जो है वापस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो सेल होती है, लीफ होती है, लीफ का हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अंदर से हम उसको जब काट कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं लीफ को, तो इस तरह से हमारे दिखाई देती है। उसमें कई तरह की सेल्स होती हैं, है ना। और उन सेल्स में जो डार्क पॉइंट लगे हुए हैं, ये हमारी क्या शो करती हैं? ये हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट को शो करती हैं, ठीक। और आप ये पत्ती की निचली सतह है, ठीक है, नीचे वाली सतह है, लोअर सरफेस, इस पर हमारी गार्ड सेल होती हैं। और गार्ड सेल के बीच में ही एक छिद्र होता है, जिसे हम स्टोमा या सभी छिद्रों को मिलाकर स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जो सेक्शन ऑफ लीफ, ये पत्ती की एक काट का चित्र है। और आप स्टोमेटा को नीचे और अच्छे से देख सकते हैं ना। ये एक इनलार्ज्ड स्ट्रक्चर है, स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई गई है। बीच में जो छिद्र होता है, एक छोटा सा छेद है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इसके आसपास जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है, जो उसकी स्टोमेटा की रक्षा करती है। देन यहाँ पर एक बॉक्स और दिया गया है ऊपर, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस
प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी हो सकता है। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, है ना, छोटे पौधे होते हैं तो उनके स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी ब्रांचेस भी ग्रीन कलर की होती हैं, तो वहाँ पर भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और वे भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, है ना। ट्रांसपीरेशन एक अच्छा वर्ड है जो हमारे बार बार आएगा, अभी आगे भी आएगा, तो आप इसको नोट कर लें। ट्रांसपीरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। जब पौधा सूर्य के प्रकाश में रहता है तो उसमें जो वाटर होता है वो इवोपरेट होता है, ठीक है। वाटर इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, पानी वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। These plants have green stem which carry out photosynthesis। आपको ऊपर लिखा गया है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट मतलब रेगिस्तानी पौधे। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और डेजर्ट प्लांट मतलब रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं उनमें स्केल लाइक और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, है ना। रेगिस्तानी पौधे जिनमें हमारे ज़्यादातर कैक्टस वगैरह आते हैं उनमें कांटेदार पत्तियाँ होती हैं, या कह लीजिए वो कांटे ही उनकी पत्तियाँ होती हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो चौड़ी पत्ती होती हैं उससे वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो एक तीखी नुकीली कांटेदार पार्ट में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ पर वाटर का लॉस जो है कम होता है। और रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी होती है, इसलिए वो एक एडाप्टेशन है उन पौधों के लिए ताकि वो वाटर के लॉस को कम कर सकें। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और आपने देखा होगा कि उनके जो स्टेम होते हैं वो जनरली ग्रीन होते हैं और वही वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन हम आगे चलते हैं नीचे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, है ना। वापस यहाँ आ जाते हैं हमारी क्वेश्चन में। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जब हम पत्तियों में उनका एक केमिकल टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर स्टार्च मौजूद होता है। स्टार्च मतलब स्टार्च हमारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज ऑल्सो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इसकी प्रेजेंस क्या शो करती है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाया जाता है, ठीक। नाउ बुझो क्या कह रहा है? बुझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। उसने देखा कि कुछ प्लांट्स में लाल रंग की, डीप रेड गहरे लाल रंग की, वायलेट बैंगनी कलर की, या फिर ब्राउन कलर की भूरे रंग की पत्तियां भी होती है। ही वांट्स टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है या सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करने वाले हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ दैट? एक्टिविटी 1.1 टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हमें एक ही तरह के 2 पौधों को लेना है, गमले में लगे हुए। पोटेड प्लांट मतलब पॉट में लगे हुए या गमले में लगे हुए। कीप वन इन द डार्क और इन ब्लैक बॉक्स। एक को हमें बिल्कुल अंधेरे में, डार्क में रखना है, अंधेरे में, ब्लैक बॉक्स में। फॉर 72 आवर्स द अदर इन सनलाइट, है ना। कितने टाइम के लिए? 72 आवर्स, लगभग 3 दिन हमें उसको अंधेरे में रखना है और दूसरे वाले को हमें सनलाइट में रखना है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, है ना। हमने स्टार्च के टेस्ट के लिए क्लास 6 में भी आयोडीन टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। हम इसमें आयोडीन की बूंदें डालते हैं स्टार्च के ऊपर तो उसका कलर कैसा हो जाता है? यस, इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि पत्तियों में हमने जो भी पदार्थ लिया है वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है। रिकॉल योर रिजल्ट नाउ। लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days। अब हम क्या करेंगे? हमने वो पॉट जो पहले अर्लियर कहाँ रखा था? डार्क में रखा था। अब उसको हम सनलाइट में रखेंगे 3-4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, और उसकी पत्तियों पर फिर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ऐसी पत्तियाँ जो हरी नहीं होती हैं वो भी क्लोरोफिल कंटेन करती हैं या उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन
कलर। तो उनमें जो हमें रेड ब्राउन कलर दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो ऊपरी सतह पर होती हैं और नीचे जो ग्रीन पिगमेंट का हमारा क्लोरोफिल होता है वो उसको एक परत के रूप में ढक लेती हैं, है ना। तो मतलब हमारी ब्राउन या जो रेड कलर की पत्तियां हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो जो रेड या दूसरा कलर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वो उस कलर के पिगमेंट्स के कारण आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव आल्सो, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है। ठीक है, यहाँ पर कई कलर की हमें पत्तियाँ दिखाई गई हैं। आगे देखते हैं। You often see slimy green patches in ponds of stagnant water body। हाँ, स्टेगनेंट वाटर बॉडी ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं, ऐसे जलाशय होते हैं जिनमें पानी स्थिर रहता है, भरा रहता है जैसे हमारा छोटा कुंड होता है, तालाब होता है ना। ऐसा कोई भी जलाशय जिसमें पानी भरा रहता है, बहता नहीं है, नदी या नहर के अलावा ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर बॉडी। तो आप उसमें क्या देखोगे कि उसमें स्लाइमी चिकनी चिकनी हरे हरे कलर के पैचेस बने होते हैं। These are generally formed by the growth of organism called algae। और ये जो हरे रंग के हमें धब्बे दिखाई देते हैं या एक परत दिखाई देती है चिकनी चिकनी, वो किसकी वजह से होती है, वो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। एल्गी क्या है, हरे रंग की काई है। ठीक है, हम इसको शैवाल कहते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, तो आप बता सकते हैं उनका कलर ग्रीन क्यों है। यस, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिनसे उन्हें ग्रीन कलर मिलता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो भी क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं, अपना भोजन बना सकती हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर सकती हैं। अभी के वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।